शिक्षार्थियों, आज हम कुक्कुट आहार के बारे में बात करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मुर्गी पालन का, क्योंकि 60 से 70% जो खर्चा होता है वो कुक्कुट आहार के ऊपर ही आता है। और कुक्कुट आहार जो भी दिया जाता है वो एक संतुलित रूप में दिया जाता है। उसमें बहुत सारे अवयव मिलाए जाते हैं ताकि मुर्गी को वो सभी तत्व आसानी से मिल जाए जो उसके शरीर के लिए और उसके अंडा उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। जो कुक्कुट आहार है ये मुख्यतः इसमें पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और पोषक तत्वों की आवश्यकता इसमें होती है। और ये सारे जो आवश्यक तत्व हैं ये एक संतुलित मात्रा में होने चाहिए। अगर संतुलित नहीं होंगे तो उसमें किसी न किसी तरह की मुर्गियों में समस्या आ सकती है, उनका उत्पादन कम हो सकता है और कई तरह की उसमें बीमारी भी उसमें होने का अंदेशा रहता है। जो कुक्कुट आहार है इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि अखाद्य एवं कम खाद्य पदार्थों को खाद्य एवं अत्यंत स्वादिष्ट मांस एवं अंडों जैसे खाद्य में परिवर्तन करना, क्योंकि मुर्गी बहुत सारे ऐसे उत्पादों को इस्तेमाल करती है और उससे मांस उत्पादन भी होता है और अंडा उत्पादन होता है, जो मनुष्यों के लिए बहुत ही पोषक तत्व प्रदान करते हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए भी वो जरूरी होते हैं। और इसके साथ साथ जो पक्षी हैं उनके भी अपनी शरीर की आवश्यकताएं हैं, वो भी आहार से पूर्ति होती हैं। और जैसे उनके शरीर का तापक्रम गर्मी है उससे भी जो है ये आहार के द्वारा ही उत्पन्न होता है। और बहुत से जो क्रियाकलाप हैं, मुर्गी घूमती है और जो भी शारीरिक उसके अंदर क्रियाएं चलती रहती हैं, उनकी ऊर्जा आवश्यकता के लिए भी आहार जो है आवश्यक होता है। उसके साथ साथ मुर्गी प्रजनन करती है, जो भी अंडों से चूजे निकलते हैं या अंडा उत्पादन होता है तो उसके लिए भी जो है आहार बहुत ही जरूरी है। इसलिए आहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है मुर्गी पालन का जो है। तो इसमें कौन कौन से विभिन्न तरह के अवयव होते हैं जिनसे जो मुर्गी है उसका आहार बनाया जाता है। तो इसमें विशेष क्षेत्र के अनुसार अनाज है, जैसे मक्का है, चावल है, गेहूं है, जई है, जौ है। अनाजों के बहुत सारे उपोत्पाद होते हैं, जैसे गेहूं का चोकर हो गया, राइस पॉलिश होगी। और पशु और वानस्पतिक प्रोटीन के स्रोत हैं, जैसे मछली का चूर्ण हो गया, मांस का चूर्ण हो गया और सोयाबीन चूर्ण है और मूंगफली की खली है, खनिज है, विटामिन है आदि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इनके द्वारा ही मुर्गी का आहार या कुक्कुट आहार जो है बनाया जाता है। अब इसमें जो कुछ बात करेंगे जो मुख्य इसके अवयव हैं, जो जैसे ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें देखा गया कि जो मुर्गी का आहार है उसमें मक्का का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। विशेषकर पीली जो मक्का है उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें एक जेंथोफिल नाम का रसायन होता है जो मुर्गी के अंडे में जो पीला भाग है उसको बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो पीला मक्का जो है इसको आहार में प्रयोग किया जाता है और इसमें ये काफ़ी अच्छी तरह पच भी जाता है और इसमें रेशा जो है थोड़ी मात्रा में होता है और इसमें ऊर्जा बहुत होती है, चूँकि ये एक तरह का अनाज है और लेकिन इसमें प्रोटीन कम होती है। उसी तरह से एक जौ है, वो भी एक अनाज होता है, लेकिन इसमें चूँकि रेशा ज़्यादा होता है इस कारण ये अच्छी तरह से नहीं पचता। तो इसमें केवल कुल आहार में जो इसकी मात्रा 15% से ज़्यादा नहीं रखी जाती। उसी तरह से जौ है, ये भी एक प्रकार का अनाज है, इसको भी आहार में मिला सकते हैं। जई है, इसमें 20% से ज़्यादा इसको नहीं रखा जाता। इसमें विशेष रूप से मैग्नीज तत्व पाया जाता है जो कि पंख नोचने और स्वजाति भक्षण को रोकने में मदद करता है। इस तरह से ही अनाज है, जैसे जई है,
ये भी एक बहुत अच्छा ऊर्जा का स्रोत होता है। और इसके स्थान पर जहाँ गेहूँ अधिक मात्रा में उगाया जाता है तो मक्का के स्थान पर गेहूँ को भी ऊर्जा के स्रोत पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गेहूँ दिखाया गया है, इसमें थोड़ा सा निम्न गुणवत्ता का गेहूँ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कई तरह के उत्पाद होते हैं, जैसे गेहूँ की भूसी होती है, इसमें रेसा, मैग्नीज, फास्फोरस अधिक होता है, जिसके कारण ये भारी होता है। बाजरा एक बहुत ही उपयोगी आहार है जो गेहूं की भांति पौष्टिक होता है। उसी तरह से जो चावल है, इसका भी मुर्गी आहार में काफ़ी इस्तेमाल होता है। विशेषकर जो टूटे चावल होते हैं, इसका इस्तेमाल भी आहार के रूप में किया जाता है। बाजरा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं की भूसी भी मुर्गी आहार का एक बहुत विशेष अवयव है, और जैसे टूटे चावल का जिक्र किया, ये भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। चावल की पॉलिश, जो भी मिल होती है चावल की, वहाँ पर चावल की पॉलिश जो है, ये भी एक उत्तम इसका विकल्प है, और इसे आहार में 50% तक मिलाया जाता है। एक डी ऑयल्ड राइस पॉलिश के नाम से भी चावल की आती है, तो इसमें ऊर्जा कम होती है, वसा की मात्रा इसमें कम होती है क्योंकि तेल निकला होता है, लेकिन प्रोटीन और जो राख तत्व है वो अधिक मात्रा में होते हैं, जो हमारी मुर्गी के लिए बहुत ही आवश्यक माने गए हैं। ये चावल पॉलिश इसमें दिखाया गया है, ये बाज़ार के अंदर आसानी से उपलब्ध होती है। चावल की भूसी में ही ऊर्जा के स्रोत में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें रेशा अधिक होता है, इसी कारण इसका प्रयोग केवल 15 से 20% तक ही प्रयोग किया जाता है। जो ज्वार है, ये भी एक मक्का के समान ही एक तरह का अनाज होता है, परंतु इसमें जो प्रोटीन होती है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है और ये स्वादिष्ट भी होती है। सूखा हुआ कुक्कुट वेस्ट, जब भी कोई मुर्गी मर जाती है तो उनका जो उसको प्रोसेस करने के बाद में उसका जो वेस्ट है बना लेते हैं, तो ये भी आहार के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। इसके अंदर जो कैल्शियम है और फास्फोरस है वो काफ़ी होता है, और इसमें 10 से 12% तक इसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो ये भी केवल 10% तक जो है इसको मिलाया जा सकता है। जो वसा के जो स्रोत हैं उसमें प्रमुखतया से बीफ टैलो होता है, लॉर्ड मटन होता है वसा, और अन्य खाद्य तेल भी शामिल होते हैं। आमतौर पर इनको 3 से 8% तक वसा को आहार के अंदर मिलाया जाता है। अब प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो प्रोटीन के स्रोत के लिए बहुत तरह की खल इस्तेमाल होती हैं, और इसमें विशेष रूप से मूंगफली की खल जो है बहुत स्वादिष्ट मानी जाती है, और प्रोटीन के स्रोत के रूप में बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जाता है, और इसको 40% जो है प्रोटीन इसमें पाया जाता है। इसलिए मुर्गी आहार में मूंगफली की खल काफ़ी मात्रा में मिलाई जाती है। उसी तरह से सरसों की खल का भी इस्तेमाल होता है, और इसमें जो है प्रोटीन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। लेकिन ये निर्भर करता है कि जिस क्षेत्र के अंदर सरसों की पैदावार होती है तो वहाँ पर सरसों की खली मिलाई जाती है, अन्यथा मूंगफली की खल। इस चित्र में मूंगफली की खल दिखाया गया है, ये भी एक तरह से टुकड़ों में मिलती है और इसको आहार में मिलाते हैं। कुक्कुट आहार में इसका उपयोग सीमित मात्रा में किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ग्लूकोसाइड जैसे विषैले तत्व पाए जाते हैं। तो यदि इसे उपचारित या प्रसंस्कृत भी कर लिया जाए तो चूजों के राशन में केवल 5% तक, और अंडे देने वाली मुर्गियों के राशन में 10% से अधिक नहीं मिलाना चाहिए। तो मतलब ये है कि मुर्गी की जो मूंगफली की खल है वो ज़्यादा उसमें उत्तम मानी गई है। सोयाबीन की खली में भी 35 से 40% तक प्रोटीन और 18 से 20% तक इसमें फैट यानी वसा पाया जाता है। उचित उष्मा उपचार से सोयाबीन की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। सोयाबीन के प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्लों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसको हमेशा प्रोसेस्ड करके ही इसको दिया जाता है। तिल की खली में लगभग 38% प्रोटीन पाया जाता है,
और इसे कुक्कुट आहार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरजमुखी की खल भी अपने अधिक पोषक तत्वों के कारण यह मूंगफली से अच्छी मानी जाती है। इसमें रेशे की मात्रा अधिक होने से कुक्कुट राशनों में सीमित प्रयोग होता है। कपास की खली में भी प्रोटीन होती है, लेकिन इसमें लाइसिन कम होता है, तो ये मूंगफली की खल अगर नहीं मिलती तो उसके जगह पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें केवल इसको 15% तक की दर से ही राशन में शामिल किया जा सकता है। उसी तरह से अलसी की खल होती है, लिंसीड ऑयल केक बोलते हैं इसको, तो इसमें ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल का ये अच्छा एक स्रोत है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक विषैला साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड और एंटीपायरोडॉक्सिल कारक होता है। इस कारण को अगर इसका प्रोसेस नहीं हो पाया हो तो केवल 5% तक ही से ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि इसे उबाल लिया जाए तो इसका विषैलापन दूर किया जा सकता है। अब अगला अगर हम बात करें जो आहार का अवयव है वो है मक्का ग्लूटेन मील। यह स्टार्च उद्योग का एक उपोत्पाद है और इसमें प्रोटीन और विटामिन और ज़ैंथोफिल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसको भी मुर्गी के आहार में मिलाया जाता है। अब मुर्गी के आहार में कुछ जो पशुजन्य प्रोटीन हैं उनके स्रोत भी मिलाने ज़रूरी होती हैं। जैसे मछली का चूर्ण है, तो इसमें 50 से 55% तक इसमें प्रोटीन होता है। इसमें बहुत सारे मत्स्य सल्क विद्यमान होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा इसका फूड वैल्यू इसकी कम हो जाती है। जो ब्लड मील है, रक्त का चूर्ण है, ये हमेशा स्लॉटर हाउस से जो एनिमल से जो ब्लड निकलता है उसको सुखाकर उसका पाउडर बनाते हैं और ये उसके मुर्गी के आहार के अंदर डाला जाता है। ये मछली का चूर्ण दिखाया गया है। रक्त चूर्ण में लगभग 80% तक प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन इसमें चूँकि इसका स्वाद ठीक नहीं होता, प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू है, जैविक मूल्य इसका कम होता है, तो इसमें इस कारण इसका केवल 2 से 3% तक ही आहार में मिलाना चाहिए। अगली बात करेंगे मांस का चूर्ण। ये एक स्लॉटर हाउस से या बूचड़ खाने का उपोत्पाद है जो सब अवशिष्ट की क्यूरिंग और सुखाने से बनता है। इसके अंदर 55 से 65% तक क्रूड प्रोटीन होती है। अब इस चित्र में दिखाया गया ये मांस का चूर्ण बाजार के अंदर जो भी मुर्गी आहार बेचते हैं उनके पास ये आसानी से मिल जाता है। चूजों के राशन में मछली चूर्ण की जगह पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे राशन में केवल 5 से 10% तक ही मिला सकते हैं। अब बात करते हैं यकृत अवशेष मील की। तो ये भी एक जहाँ दवाइयाँ बनती हैं, विशेषकर जो लिवर की औषधि बनती है, लिवर को से निकाल कर जो मेडिसिन बनाते हैं वहाँ पर ये उत्पाद मिलता है और इसको मछली चूर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब कुछ जो है अंडाशाला उपोत्पाद मील होते हैं इसमें, जैसे बहुत सारे बेकार अंडे होते हैं, उनमें भ्रूण अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता या मरा हुआ भ्रूण हो गया है या चूजे मर जाते हैं, अंडे के छिलके शामिल हैं जो हैचरी की क्रियाओं के अवशिष्ट होते हैं, तो इन्हें पकाकर इसको सुखाते हैं और फिर इन्हें फिर वसा के साथ पीसा जाता है। तो इसमें लगभग 25 से 34% प्रोटीन होती है जो उपस्थित अवयवों पर निर्भर करती है। जो है पंख मील भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 80 से 85% तक अपरिष्कृत प्रोटीन होती है। इसे विभिन्न कुक्कुट राशनों में 5% तक मिलाया जा सकता है। अब कुछ आते हैं कुक्कुट उपोत्पाद मील। यह प्रसंस्कृत संयंत्र का उत्पाद है। इसमें कुक्कुट के सिर, पैर इत्यादि शामिल होते हैं। इसमें 55 से लेकर 60% तक प्रोटीन पाई जाती है। हड्डी का चूरा ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस का ये बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसे कुक्कुट आहार में 5 से 10% तक शामिल किया जाता है। ये हड्डी का चूरा जो प्रोसेस करके दिखाया गया है, ये आसानी से जहाँ से राशन मिलता है, जो बहुत सारे डीलर होते हैं उनके पास ये अवेलेबल होता है। अब इनमें दिखाया गया है कि जो तरह तरह के ब्रॉयलर हैं, लेयर हैं, उनके जो घटक हैं उनमें कुछ इनकी मात्रा
कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो ये निर्भर करता है कि ब्रॉयलर के अंदर जैसे मक्का है वो 25% होती है, अब जो चार राइस पॉलिश है वो 26% है, उसी तरह से जौ जई 7% है। तो इस टेबल के अनुसार विभिन्न तरह की जो मुर्गियां हैं उनको ये आहार जो है तालिका के अनुसार इनको दिया जाता है। जब भी आहार दिया जाता है तो उसको देखा भी जाता है, उसकी क्वालिटी देखी जाती है कि उसका रंग ठीक है या नहीं है। जो अपने रंग से अगर उसका ज़्यादा भद्दा या भूरे रंग का होता है तो वो उसको अच्छी क्वालिटी का दाना या आहार नहीं माना जाता। जो अगर केक बन जाता है या ढेले बन जाता है तो वो लगता है कि ये जो आहार है ये भीगा हुआ है और उसमें फफूंदी लगने का उसमें हमेशा खतरा रहता है। तो इसको जो गंध है, गंध के द्वारा भी आसानी से पता लग जाता है। जो अच्छा आहार होता है उसमें जो गंध होती है वो अलग से पता चल जाती है, क्योंकि उदाहरण के तौर पर अगर सीरा अगर खट्टा है, सीरे की जो क्वालिटी अगर ख़राब मिलाया गया है तो उत्पाद जो है विषैला हो गया है। तो ऐसे आहार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और अगर ख़राब मांस है, चूर्ण है या मत्स्य चूर्ण है, उससे अगर बहुत बुरी तीखी गंध आती है तो समझें कि ये आहार खराब हो चुका है। तो विश्लेषण भी इसका किया जाता है, विशेषकर मुर्गी विशेषज्ञ के पास सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे भी जो है इस आहार का विश्लेषण किया जाता है। क्योंकि कई बार अगर आहार के अंदर कुछ कमी होती है तो हमारी मुर्गियों के अंदर अंडा उत्पादन की एकदम कमी हो जाती है और बीमारी न होने के बावजूद भी ये मुर्गी पालन काफ़ी हानिकारक सिद्ध होता है। तो इसका विश्लेषण कराना भी एक बहुत ही ज़रूरी है। मुर्गियों को केवल जो है अच्छी प्रकार का आहार ही देना चाहिए और इसमें इसका केमिकल एनालिसिस भी किया जाता है। तो इसमें राख है, नमी है, प्रोटीन है, वसा और रेशे है, इसमें इनकी कितनी मात्रा है इसके केमिकल एनालिसिस से इसको पता लग जाता है। और ये जो केमिकल एनालिसिस है, रासायनिक विश्लेषण है, ये सभी विधियों से ज़्यादा अच्छा माना गया है क्योंकि ये एक वैज्ञानिक रूप से है। और लेकिन ये है कि ये एक विश्वास पात्र विधि नहीं तथा पदार्थ की रासायनिक संरचना होते हुए भी वह जैविकीय मूल्य में कम हो सकता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी जैविक जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो ज़्यादा अच्छी हो। तो एक नॉर्मली देखने से और मिट्टी में अगर उसको दबाएंगे तो वो एकदम लड्डू सा बन जाएगा, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो वो बिखर जाएगा। इस तरह का जो आहार है वो ठीक माना जाता है। तो जो इसमें 3 तरह के राशन होते हैं। ब्रॉयलर स्टार्टर होता है, वो 11 से 25 दिवस के व्यावसायिक स्तर के चूज़ों को खिलाया जाता है। ब्रॉयलर फिनिशर है, ये 26 दिन से बाज़ार पहुंचने तक मतलब 42 से 45 दिन तक इसको खिलाया जाता है। और एक चिक फीड होता है, वो कि इसको 18 सप्ताह तक जो है खिलाते हैं। ग्रोवर फीड 9 से 20 सप्ताह तक दिया जाता है। लेयर फीड 20 सप्ताह के बाद में आहार अंडा देने वाले पक्षियों को खिलाया जाता है। और ब्रीडर फीड एक स्पेशल हो जाता है जिनसे अंडे से जो है चूजे निकाले जाते हैं, उनका ये ब्रीडर फीड होता है। वो विशेष रूप से उसमें प्रोटीन की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें इसको भंडारण करने के लिए, तो आहार का जो भंडारण है बहुत ही वैज्ञानिक रूप से करना चाहिए। एक तो सूखे जगह पे करें, वहाँ पर कोई नमी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ भी आहार का भंडारण करें वहाँ पर लकड़ी के तख्ते रखें, उनके ऊपर ही जो बोरे हैं आहार के बोरे उनको रखना चाहिए। दीवार से उसको हटा के रखना चाहिए और किसी भी तरह से चूहे उसमें ना आए उस तरह का उसमें इंतज़ाम होना चाहिए। और हवा का उसमें आवागमन होना ज़रूरी है ताकि वो जो है आहार ठीक रहे। और जो भी इस्तेमाल बोरे करते हैं उनको दोबारा से इस्तेमाल उसको नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ अगर सावधानी बरतेंगे तो जो आहार है वो सही क्वालिटी में रहेगा, उनका जो एक तरह से बर्बादी है वो भी नहीं होगी। और एक बात का ध्यान रखें कि हमेशा आहार जो है 15 दिन का ही
भंडारण करने, ज़्यादा दिन का भंडारण करने से उसके अंदर बहुत सारी फफूंदी की बीमारी लगने का खतरा रहता है और मुर्गियों में कई प्रकार की बीमारी आने का भी अंदेशा बना रहता है। तो ये सारे जो सावधानी है वो बरतनी चाहिए और आहार जो कक्ष है उसको हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आहार से संबंधित ये जो जानकारी है ये आपके लिए लाभदायक होगी। आपने प्रोग्राम देखा, आपके लिए धन्यवाद।